सभी साथियों को सलाम। बहुत देर हुई, डिजिटल चक्कर में हम लोग फंसे हुए थे, तो बात शुरू करते हैं। अभी कल जो चुनाव आयोग को हम लोगों ने 9 विपक्षी दलों की ओर से एक ज्ञापन दिया है, उसी से कल 9 दलों ने हमने एक चुनाव आयोग से बात की। चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया गया और एक डिजिटल मीटिंग भी हुई चुनाव आयोग के साथ। तो हमारे ज्ञापन में जो मुख्य बात है वो है 2। चुनाव आयोग जिस तरह से चुनाव के बारे में अभी संकेत दे रहा है और जो बिहार में कोविड की परिस्थिति है, तो हम देख रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में चुनाव में लोगों की भागीदारी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए पहला सवाल हमने ये उठाया कि चुनाव की सार्थकता के लिए सबसे पहली जरूरत है कि व्यापक जन भागीदारी की गारंटी हो। तो अभी जो कोविड की परिस्थिति है और जो दिन ब दिन बदतर हो रही है, और अक्टूबर नवंबर में जब चुनाव का समय आएगा तो शायद उस समय अभी जो प्रेडिक्शन है तो बहुत और ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी। तो हमने सबसे पहले चुनाव आयोग से कहा कि चुनाव आयोग अपने तरफ से इस मामले में खुद आश्वस्त हो और सबको ये भरोसा दिलाए कि चुनाव में व्यापक जनता की भागीदारी हो पाएगी। तो इसके लिए हमने कहा है कि जो एक बूथ में 1000 तक मतदाताओं की बात हो रही है, तो बहुत मुश्किल से अगर 250 मतदाता पर अगर एक बूथ हो, तभी जो डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है इसके मुताबिक चुनाव हो सकते हैं। तो चुनाव को सार्थक बनाने के लिए बूथों की संख्या बहुत बढ़ानी पड़ेगी और चुनाव आयोग इस पर बिल्कुल ध्यान दे। दूसरा, जो एक बीच में बात आई थी कि 65 साल के ऊपर वालों के लिए पोस्टल बैलेट का इंतजाम होगा, जिसको चुनाव आयोग ने फिलहाल स्थगित रखा है। तो हमने कहा कि इसको वापस ले लें। किसी भी सूरत में ये 65 साल से ऊपर वालों के लिए ये पोस्टल बैलेट का इंतजाम ये सही नहीं होगा, क्योंकि इससे चुनाव में जो सीक्रेसी है और हर वोटर की अपनी जो प्राइवेसी है, जो उनके इंडिपेंडेंस है, वो बाधित होगा। तो निश्चित तौर पर ये आपको देखना होगा कि ये 80 साल, अभी चुनाव आयोग ने कहा कि 80 साल, लेकिन जो कोविड पेशेंट्स होंगे, तो अगर कोई क्वारंटाइन में हो तो उनकी बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोविड संदिग्ध या कोविड संक्रमित या सच में कोई नहीं है, तो इसके नाम पर चुनाव प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो हम लोगों ने सवाल उठाया वो है डिजिटल कैंपेन की ओर जो इशारा किया गया कि इस बार का चुनाव मोटे तौर पर डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार चलेगा। तो बिहार जैसे प्रदेश में जहां अभी भी मोबाइल फोन और उसमें भी स्मार्टफोन और इंटरनेट, इसका प्रतिशत बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में ये डिजिटल कैंपेन, इससे बात ये हो जाएगी कि एक तो जिन पार्टियों के पास बहुत संसाधन है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि उसको तो बहुत कोविड से कोई लेना देना नहीं है। कोविड संक्रमण और लोगों की परेशानी, इससे बिल्कुल बेखबर है वो पार्टी, वो सरकार, और वो चुनाव प्रचार में लग गए। और चुनाव प्रचार का उसका खर्च का हिसाब भी क्या होगा कोई नहीं जानता अभी, लेकिन हमने सुना है अभी उन्होंने एलईडी का इंतजाम किया। तो ऐसी पार्टी जो पैसों के बल पर चलने वाली, और अभी तो पूरा फंड आ गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, पीएम केयर्स फंड है, किस पैसे का कहाँ कैसे इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में जो मनी पावर की ताकत है वो तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन जो जनबल के बल पर, जनता के बल पर राजनीति करने वाली, लड़ने वाली माले जैसी पार्टी, तो हम लोगों का चुनाव प्रचार कैसे चलेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है बिहार के लिए। इसीलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से कहा कि दोनों बात पर चुनाव आयोग ध्यान दे कि कोविड की परिस्थिति वो बिहार में कैसा है, चुनाव अपने आप में
कोविड फैलाने वाला एक माध्यम ना बन जाए, चुनाव से कोविड की परिस्थिति ना और ज्यादा बिगड़ जाए, इस पर चुनाव आयोग खुद आश्वस्त हो लें और लोगों को भरोसा दिलाएं। दूसरा कि चुनाव का सबसे बड़ा मामला है कि जनता की भागीदारी। बिहार में वैसे ही मतदान का प्रतिशत दूसरे बहुत सारे राज्यों की तुलना में अभी भी कम है। बिहार वो प्रदेश है जहां 1980 के दशक तक दलित, गरीब, भूमिहीन मतदाता मत नहीं दान कर सकते थे। अब बहुत लड़ करके, बहुत कीमत चुकाकर, बहुत जनसंघर्ष झेल करके तब गरीबों ने ये अधिकार अपने हाथ में लिया है। और इसलिए अब एक जमाने में बूथ कब्जा का मामला था, खतरा था, इस बार कहीं कोविड का खतरा और डिजिटल का चक्कर ये मतदान को प्रभावित ना कर दे। तो इसलिए दोनों, जनता की स्थिति और चुनाव में जन भागीदारी की गारंटी, ये दोनों पर चुनाव आयोग निश्चित तौर पर लोगों को भरोसा दिलाए। अभी हमने देखा कि कल हम लोगों से बातचीत के बाद चुनाव आयोग ने भी एक राजनीतिक दलों से राय मांगा है। तो चुनाव आयोग को हम लोग भी राय देंगे और 31 जुलाई तक कभी राय मांगी गई है। तो हम सबसे अपील करेंगे, बिहार के तमाम राजनीतिक दलों से और अन्य लोगों से भी, चुनाव आयोग को भी चाहिए कि सिर्फ राजनीतिक दलों से, वो भी मान्यता प्राप्त दलों से, सिर्फ उनकी बात सुनने से मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। इस समय एक व्यापक राय मशविरा करने की जरूरत है, व्यापक नागरिकों से राय लेने की जरूरत है, उन तमाम पार्टियों से राय लेने की जरूरत है जो शायद इस वक्त मान्यता प्राप्त पार्टी ना हो। और तभी, क्योंकि कोविड के दौर में बिहार पहला प्रयोग होगा जहां इतना बड़ा एक चुनाव होगा। तो ये बड़ा चुनाव, ये चुनाव का कहीं मजाक न बन जाए, चुनाव महज एक कोई सांकेतिक प्रक्रिया बन करके ना रह जाए, सिर्फ औपचारिकता भर बन के ना रह जाए। चुनाव में वाकई जनता की भागीदारी की गारंटी हो सके तो चुनाव आयोग निश्चित तौर पर इसकी गारंटी करे। हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर बिहार के हमारे नीतीश जी और सुशील मोदी जी बहुत इस समय, क्योंकि उनको कोविड से कोई परेशानी नहीं है, बिहार में टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, बिहार में वीआईपी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, बड़े अफसर उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, बड़े अधिकारी की मौत हो जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के अपने दफ्तर में इतने बड़े पैमाने पर संक्रमण हो रहा है, नीतीश जी के घर पर हो रहा है, तो उनको इससे मतलब नहीं है। वो पीएमसीएच के बड़े डॉक्टरों को अपने वहां बुला के ले गए। तो कोविड से जो बेखबर लोग हैं और जिनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी की चिंता है, उसी सत्ता लोलुपता को ही राजनीति समझते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग चुनाव पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं, ये डरे हुए लोग हैं। तो नीतीश जी और सुशील मोदी को मैं बिल्कुल आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि बिहार की जनता डरी हुई है, बिहार के विपक्ष की पार्टियां डरी हुई है, तो आप उगालते में रहेंगे। बिहार की जनता तो बिल्कुल चाह रही है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। क्यों? वो कोविड का मामला नहीं है, मामला है राजनीति का। क्योंकि बिहार में जो पिछला चुनाव हुआ था, नीतीश जी आपको भी मालूम है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि अगर आप एनडीए में रहते तो 2015 में जो चुनाव था वो चुनाव आप बिल्कुल हार गए रहते। और इसीलिए चुनाव में आपने उस दौर में एनडीए से पाला बदल करके आपने बिहार की जनता को धोखा दिया। बिहार की जनता से आपने कहा कि आप कतई भारतीय जनता पार्टी के पास वापस नहीं जाएंगे, आरएसएस के चंगुल में दोबारा नहीं फंसेंगे, आरक्षण विरोधी मुहिम में आप दोबारा शामिल नहीं हो जाएंगे। और तब जाकर के बिहार की जनता ने भरोसा जताया, दोबारा आपको जनादेश मिला, और जनादेश लेने के बाद आप तो वैसे मुख्यमंत्री हैं, आज तो पूरे देश में खरीद फरोख्त की राजनीति हो रही है, लेकिन आपने पूरे जनादेश के साथ, बिहार की जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। और इसीलिए ये चुनाव तो गद्दारों को सबक सिखाने वाला चुनाव है, जनादेश पर डाका डालने वाला, जनादेश का अपहरण करने वाला, वैसे लोगों पर उनको सबक सिखाने वाला चुनाव है। और इसीलिए जनता तो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि चुनाव में हमें मौका मिले, इस सरकार से हमें छुटकारा मिले। अभी बिहार में एक तो कोविड का संकट है, दूसरा जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन ने पूरे देश को संकट में डाला है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा शायद बिहार को इस समय पीड़ा पहुंची है, क्योंकि हम देश में हैं, पूरे देश में जो प्रवासी मजदूर,
जिनको हमने देखा पैदल चलते हुए सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए, जो लगातार कभी सूरत से, कभी मुंबई से, कभी बेंगलुरु से, चेन्नई से जिन लोगों ने कूच किया पटना की ओर, बिहार की ओर, तो उनकी पीड़ा ये सबसे ज्यादा तो बिहार के ही लोग समझ सकते हैं। तो बिहार ने ये पीड़ा जो प्रवासी मजदूरों ने झेली, या प्रवासी मजदूर मतलब घर घर में, गांव गांव में, ये पूरे बिहार की पीड़ा है। इस पीड़ा का आपके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप तो खुद पीड़ा पहुंचाने वाले लोग हैं। इन्होंने इसीलिए कहा कि आप देखो बिहार रेजिमेंट ने क्या किया। भाई बिहार रेजिमेंट के नाम पर हमने तो देखा कि अभी जो हमारे 20-20 जवान, एक कर्नल समेत शहीद हो गए, और जिन सवाल पर लोग वहां सीमा पर लड़ रहे थे कि देश की जमीन बचाने के लिए, टेरिटरी बचाने के लिए, अब तो मोदी जी खुद उन्होंने कह दिया ऑल पार्टी मीटिंग में, ना कोई घुसा हुआ था, ना कोई घुसा हुआ है, ना कुछ हुआ है। तो कुछ भी अगर नहीं हुआ है, कोई कहीं घुसा नहीं है, तब चीन के साथ झड़प भी क्यों, बात भी क्या हो रही है, और तब हमारे 20 जवानों की जो जान गई, ये जान क्यों गई? ये जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि हम बिहार रेजिमेंट की बात करके हम इस समय बिहार के प्रवासी मजदूरों की पीड़ा पर पर्दा डाल देंगे, तो ये नहीं होने वाला। बिहार के प्रवासी मजदूरों का हिसाब भी हम लेंगे, और बिहारी रेजिमेंट के हमारे जो साथी वहां शहीद हुए, जो जवान वहां मारे गए सेना पर, उनकी जिंदगी के बारे में भी आपको ही जवाब देना पड़ेगा कि जिसके लिए उन्होंने किया है। आज पूरी रिपोर्ट आ रही है कि जो चीन के साथ फिलहाल समझौता हुआ है, लोग कह रहे हैं कि अभी दोनों तरफ से सेना पीछे हट रही है, तो दोनों तरफ से अगर हट रही है तो इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट आ रही है, स्ट्रेटेजिक सारे एनालिस्ट की रिपोर्ट आ रही है कि शायद नुकसान भारत को ही उठाना पड़ा है, चाहे वो गलवान घाटी का इलाका हो, वो पेंगंग सो लेक का इलाका हो, या अन्य जो समतल के इलाके हो। इसलिए जवाब तो सरकार को ही देना है, नीतीश कुमार को, सुशील मोदी को और बड़े मोदी जी को भी। तो जवाब उन्हीं को देना होगा। लोग जवाब पूछेंगे, सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, इस दौर में आपने देखा होगा क्या मजाक कर रहे हैं, पूरे बिहार में बेदखली का अभियान चल रहा है। सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर हरियाली के नाम पर भी बेदखली हो सकती है, हरियाली बेदखली के अभियान में बदल जा सकती है। ये तो बिहार में नीतीश कुमार जी ने हमें दिखाया। तो जहां इतने बड़े तादाद में गांव गांव में लोग बेदखल हुए हैं, घर और जमीन उनसे छीन लिया जा रहा है, तो तब बिहार के लोगों को यह बताया जा रहा है कि आप कश्मीर को देखो, 370 खत्म होने के बाद अब कश्मीर में आपको जमीन मिल सकती है। हमने देखा कि कोई दरभंगा के अधिकारी को सबसे पहला डोमिसाइल का एक सर्टिफिकेट मिला है। तो किसी बड़े अधिकारी को जिन्होंने कश्मीर में कुछ समय काम किया है, और बड़े अधिकारी के बेटों को भी जिन्होंने कश्मीर में कोई समय भी नहीं बिताया है, तो उनको भी आप डोमिसाइल आप दे रहे हैं, जिसको लेकर के कश्मीर की जनता की ओर से भारी विरोध है, क्योंकि ये पूरे कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की एक साजिश है। लेकिन हम कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को आपको जवाब तो ये देना पड़ेगा कि जहां इतनी बड़े पैमाने पर जहां भूमिहीनता है, और भूमि सुधार आयोग की वो रिपोर्ट थी, हमें आज भी याद है कि जहां पूरे 22 लाख हेक्टेयर जमीन की बात थी और सभी लोगों को उससे जमीन मिल सकती थी, भूमिहीनों को, उस रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल करके और 5 डिसमिल और 10 डिसमिल की बात करके आज जहां सबसे ज्यादा आप लोगों को जमीन से बेदखल कर रहे हैं, वहां आप लोगों को कश्मीर की जमीन दिखा करके और डोमिसाइल का सर्टिफिकेट दिखा करके आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते। तो इसीलिए आज बिहार उस मोड़ पर आ गया है। ये जो कह रहे हैं कि 15 साल बनाम 15 साल, अब वो दोनों 15 साल के अनुभव हमारे पास है। लालू जी के राज में भी हमने देखा कि 15 साल का जो आखिरी दौर था, खास तौर पर, तब बिहार बिल्कुल परेशान था। बिहार इंतजार कर रहा था कि कैसे छुटकारा मिलेगा। और आज भी नीतीश जी के 15 साल के बीच आखिरी पड़ाव में बिहार बिल्कुल इंतजार कर रहा है कि कैसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि वो सारी बातें जो बात थी न्याय के साथ विकास, तो न्याय के नाम पर लगातार हमें अन्याय मिला, और वो अन्याय बढ़ते बढ़ते आज कहां पहुंच गया हम सब लोग देख रहे हैं कि फिर एक बार बिहार में अपराध का तांडव है। वो जो अपराध मुक्त बिहार का नारा था, आज लगातार बिहार में, शहर में, गांव में, कभी किसी विपक्षी कार्यकर्ता पर हमला है,
कभी बुजुर्गों की हत्या हो रही है, कभी जनसंहार हो रहा है, कभी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कभी शेल्टर होम में लगातार बहुत बड़े पैमाने पर हमारे बेटियों के साथ उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो पूरा बिहार इस समय सामाजिक न्याय का वो कब्रगाह बन गया है। तो जो न्याय के साथ विकास का आपका नारा था, फिर विकास का मतलब हो गया भ्रष्टाचार। अभी जो 70 घाट में हमने देखा, और देखिए इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, 264 करोड़ का वो प्रोजेक्ट था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, बड़ा एकदम ढोल बजा करके इन्होंने उद्घाटन किया। और जब 16 जून का उद्घाटन हुआ और 15 जून वो अप्रोच रोड ढह गया, तो वो कह रहे हैं कि अभी ब्रिज तो इंटैक्ट है और ये तो सिर्फ एक माइनर अप्रोच रोड है, इसमें कुछ नुकसान हुआ है। तो आप बता दीजिए कि अप्रोच रोड क्या उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था? बिना अप्रोच रोड का क्या उस ब्रिज का कोई मतलब है? तो आप ये जो पूरे मजाक है विकास के मोर्चे पर, विकास के नाम पर आप भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, बढ़ गया है भ्रष्टाचार। सृजन घोटाला से लेकर के अब हर पुल पुलिया सड़क के निर्माण में, हर जगह पंचायत से लेकर के प्रखंड तक चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है और हमारे सारे लोग इस पर लड़ रहे हैं। पूरे बिहार के स्कीम वर्कर्स, बिहार के शिक्षक, बिहार के छात्र नौजवान, बिहार के किसान, बिहार के खेत मजदूर, बिहार के ग्रामीण मजदूर, सब लोग लड़ रहे हैं क्योंकि सब लोग परेशान हैं इस भ्रष्टाचार से जो पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर के नीतीश जी के पूरे ऊपर के दफ्तरों तक फैला हुआ है। तो विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, ये बकवास, और न्याय के नाम पर अन्याय। सिर्फ जैसे मोदी जी जुमला देते हैं तो नीतीश जी ने भी जुमला ही दिया, महादलित का जुमला, अति पिछड़ों का जुमला, पसमानदा मुसलमान के नाम पर जुमला। ये सारे जुमलों के बाद आज बिहार में फिर वही सामंती सांप्रदायिक अपराधी गठबंधन और उनके पीछे सरकार, उनके पीछे नौकरशाह और एक उनका नंगा नाच बिहार में चल रहा है। इसलिए नीतीश जी और सुशील मोदी जी बिल्कुल एकदम बेफिक्र रहे। चुनाव जब भी हो, बिहार की जनता बिल्कुल तैयार बैठी हुई है और चाहिए ऐसे अन्याय से, क्योंकि इतनी बेकार सरकार, जनता से बिल्कुल बेखबर, कोई लेना देना नहीं है, इतनी घमंडी और पूरे जनता के खिलाफ इतनी ज्यादा जन विरोधी एक सरकार, ये शायद बिहार ने इससे पहले कभी झेला नहीं था। और इसीलिए ये चुनाव, तो अंत में मैं खत्म कर रहा हूं, तो एक अपने साथियों से भी और बिहार के आम लोगों से हमारी बिल्कुल ये अपील है कि ये जो दौर है बहुत मुश्किल दौर है। एक तरफ कोविड, पूरे देश में जब बात शुरू हुई थी देश में कोविड का, तो आपको याद है हमारे मोदी जी ने सोचा था कि ये भी एक जुमलों से हम पार कर लेंगे। वो थाली बजाओ और ताली बजाओ और दिया जलाओ और क्या बोल रहे थे कि जनता का कर्फ्यू 21 दिन, 18 दिन का महाभारत था, हम 21 दिन में इस महाभारत को जीत लेंगे। और आज जब प्रतिदिन, अब हर 3 दिन में 1-1 लाख बढ़ रहा है, हर 3 दिन में, अभी हम 10 लाख से आगे निकल गए हैं, अब बस अमेरिका और ब्राजील से पीछे हम हैं। और मरने वालों की संख्या भी दुनिया में जो इस समय मरने वालों की मृत्यु की दर है उससे ज्यादा दर हिंदुस्तान में है इस समय मौत की। तो ये जो पूरे खतरनाक स्थिति है और बिहार में सरकार इस स्थिति से बिल्कुल नहीं निपट रही है, ना जांच है ना कुछ है। और जो हमारे हेल्थ सिस्टम है वो आम समय में भी हम देखते हैं कि बिल्कुल एक तरह से जिस तरह की जरूरत है उस हिसाब से कोई हेल्थ सिस्टम बिहार में है नहीं, पूरे देश में ही नहीं है। तो ये आज का तो दौर है कि एक मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम हो और जो प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट टेस्टिंग, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी पता नहीं कैसे कह दिया कि इस पर तो बिल्कुल तय होना चाहिए, बल्कि तय तो ये होना चाहिए कि इस समय निजीकरण पर पूरी रोक लगे। सारे प्राइवेट लेबोरेटरी, सारे प्राइवेट जो स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी सुविधा है, कॉर्पोरेट के पास प्राइवेट फैसिलिटीज हैं, वो सारे फैसिलिटीज इस समय बिल्कुल सरकारी नियंत्रण में, सरकारी निगरानी में और जनता के लिए काम में लगाना चाहिए। अभी मुनाफाखोरी का समय बिल्कुल नहीं है। और वैसे भी हम समझते हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये तो ऐसी हमारी बुनियादी जरूरत है, बुनियादी अधिकार है, जिसमें मुनाफाखोरी की बात जो लोग सोचते हैं इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। तो मुनाफे के लिए स्वास्थ्य और मुनाफे के लिए शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा का हमारी जनता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और इस अधिकार की गारंटी होनी चाहिए। तो बिहार में
वैसे समय में भी, सामान्य समय में भी हमारी ये पूरी व्यवस्था बहुत खस्ताहाल स्थिति में रहती है। लेकिन आज जब संकट इतना गहरा है, जरूरत इतनी ज्यादा है, तो बहुत मुश्किल है। और इसीलिए सरकार जहां काम नहीं कर रही है तो वहां सरकार पर दबाव बनाना, सरकार से काम लेना, और ये बिहार के लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि कैसे दबाव बनाया जाता है, कैसे लड़ करके अपना अधिकार हासिल किया जाता है। लेकिन अपने स्तर पर भी हम लोगों को भी बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। और इसलिए ये कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई आतंकित होने का सवाल नहीं है, कोई आतंक का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल पूरे इत्मीनान होकर और पूरे अपने कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ कि हम होंगे कामयाब, इसी के साथ हम लोगों को लेकिन सतर्क बिल्कुल रहना चाहिए। इस पूरे दौर में भी मीटिंगें हो रही है, गांव गांव में लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, और ये तो हमने बिहार के लोगों ने सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान को ये रास्ता दिखाया। सरकार ने तो नारा दिया था सिर्फ स्टे एट होम, घर में रहो, घर हो चाहे ना हो। सड़क पर है प्रवासी मजदूर, लेकिन उन्होंने कह दिया कि घर पे रहो। तो लोग फुटपाथ पर है, लोगों के पास घर नहीं है और घर में रहने लायक स्थिति नहीं है, तब भी उन्होंने कहा कि घर में रह करके मुकाबला करो। हमारे देश की जो पूंजीपति है, जो पूरे दुनिया का पूंजीवाद है, वो थोड़ा और चालाक है। उन्होंने कहा कि घर में रह करके काम करो, वर्क फ्रॉम होम। और घर में आप जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास कंप्यूटर है, जिनके पास स्मार्टफोन है, जो ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जो काम घर में बैठ करके किया जा सकता है, वो लोग जान रहे हैं कि इस दौर में घर से काम करने के नाम पर कितना जबरदस्त लोगों पर दबाव बनाया गया। और इस समय नौकरी जा रही है, लोगों के इस दौर में रोजगार घट रहे हैं, आमदनी घट रही है, लेकिन काम का प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन जहां सिर्फ स्टे एट होम की बात हो रही थी, वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही थी, वहां बिहार ने दिखाया कि हमें घर में रह करके और घर से लड़ना भी आता है। और इसलिए प्रोटेस्ट फ्रॉम होम, फाइट फ्रॉम होम, ये रास्ता बिहार ने दिखाया, बिहार के लिए और पूरे देश के लिए। और आज पूरे देश का नारा बन गया, और हम देख रहे हैं कि घर घर से आज लोकतंत्र की आवाज निकलने लगी। ये अगस्त का महीना आने वाला है, आजादी का महीना है, आजादी हमारा खतरे में है, संविधान खतरे में है। पूरे देश में इस समय मोदी जी ने तो आपदा में अवसर ढूंढ लिया है, और इसी दौर में सबसे ज्यादा निजीकरण, इसी दौर में यहाँ तक कि एक सैनिटाइजर कह रहे हैं कि सैनिटाइजर से हाथ साफ रखो, और सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी कह रहे हैं कि देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो 18% जीएसटी सैनिटाइजर से हमको लेना है। तो हर मामले में सिर्फ लोगों को इनको लूटना आता है, लोगों को लूटना, देश के संसाधनों को कॉर्पोरेट लूट का हवाले कर देना, और पूरे देश में इस समय पब्लिक सेक्टर को खत्म करके, लोगों के अधिकार को खत्म करके। तो जहां इस तरीके से हमारे सब कुछ खतरे में डाला गया, आपदा को अवसर में तब्दील करने के नाम पर, वहां निश्चित तौर पर हमें एक बहुत सतर्क रह करके और संगठित होकर के अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। आज हमारे पूरे देश में बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो रहे हैं। हम आपसे बस अंत में इतनी बात कहेंगे कि अगस्त महीने में बहुत सारे आंदोलन के कार्यक्रम हैं। हमने देखा कि 9 अगस्त पूरे देश के जो किसान संगठनों का मोर्चा है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति, उसने फिर एक बार ये आह्वान किया किसानों से कि इस दौर में अभी जो नए ऑर्डिनेंस आए हैं, जहां एक तरह से पूरी खेती को और फसल की खरीद बिक्री को, इसमें से सरकार अपने कदम पीछे खींच रही है। फूड कॉर्पोरेशन को लगभग खत्म किया जा रहा है। किसानों से जहां बात ये उठ रही थी कि सही कीमत पर, सही समय पर फसल खरीद की गारंटी हो सभी किसान से, बटाईदार से, वहां सरकार पीछे हट रही है और वो कह रहे हैं कि इसमें निजीकरण होगा। और इस पूरे कॉर्पोरेटीकरण और निजीकरण जो खेती में हो रहा है, ये बहुत खतरनाक है। और इसके खिलाफ 9 अगस्त को पूरे देश में किसानों ने आंदोलन का नारा दिया है। हम कहेंगे बिहार के किसानों से, बिहार के बटाईदारों से, आप भी जोर शोर से बढ़ चढ़ करके इसमें शामिल हो। अभी मजदूरों ने पूरे देश में निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया। 2, 3, 4 जुलाई कोयला मजदूर, अभी कोयला खदान तो अब बिहार में नहीं रहा, वो झारखंड में चला गया, लेकिन पूरे देश के मजदूर, वो सिर्फ कोयला खदान की बात नहीं है, वो निजीकरण के खिलाफ संघर्ष में है। अभी रेलवे में आप देख रहे हैं किस तरह से प्राइवेट गाड़ियां चलाने की बात हो रही है। तो रेलवे में अगर प्राइवेट की गाड़ियां चलेंगी, आप समझ लीजिए निजीकरण, और निजीकरण का ये सिक्के का एक पहलू अगर निजीकरण है,
उसका दूसरा पहलू क्या है? उसका दूसरा पहलू है कि रेलवे में भर्ती में बिल्कुल अभी सरकार ने कह दिया कि 50% तक उसमें रोक है। और रेलवे की भर्ती, रेलवे हमारे देश में सबसे बड़े पब्लिक एम्प्लॉयर, और जहां आज हमारे देश में जो आरक्षण है नौकरी में, वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। और पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरी इस समय देश में पढ़े लिखे नौजवानों को रेलवे में मिलती थी। तो रेलवे में निजीकरण मतलब रेलवे में भर्ती पर रोक, रेलवे में आरक्षण पर रोक, एक तरह से आरक्षण को और पूरे इस समय रोजगार के अधिकार को बेमानी बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। 13 अगस्त को पूरे देश के छोटे कर्जदारों ने, आप जानते हैं कि जो बड़े कर्जदार हैं उनके लिए सारा सब कुछ माफ है। अभी रिजर्व स्टेट बैंक से एक आंकड़ा आया है, स्टेट बैंक से आंकड़ा ये आया है कि पिछले, क्योंकि जब बीच बीच में खबर आती है कि बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, और हम लोग जब इस पर सवाल उठाते हैं कि ये कर्ज माफ क्यों किया जा रहा है, तो भाजपा के नेता, एनडीए के नेता, इनके वित्त मंत्री हमें समझाते हैं कि माफ कहाँ किया गया, ये तो सिर्फ उस खाते में डाल दिया गया, वो खाता को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं और उनसे कर्ज वसूला जाएगा। तो अभी एक बहुत चौंकाने वाला एक आंकड़ा आया है स्टेट बैंक की ओर से कि पिछले 8 साल में 2013 से लेके 2020 के वित्तीय वर्ष तक 1,23,000 करोड़ स्टेट बैंक ने माफ किया है। और माफ आप जानते हैं हमारा आपका नहीं किया है, हम लोगों को कर्ज मिलता भी कहाँ है, माफ तो किया है उन बड़े कंपनी वालों का, नीरव मोदी का और उनके मामा मेहुल चोकसी का, बड़े कंपनी वालों का जो आज देश में है भी नहीं, भाग के कोई चले गए हैं लंदन में, कोई चले गए हैं एंटीगुआ में। तो ये जो लोग देश से भागे हुए लोग हैं, इनका कर्ज 1,23,000 करोड़ ये माफ किया, राइट ऑफ किया गया। और जब रिजर्व स्टेट बैंक से पूछा गया जरा ये बताइए कि 8 साल में कितना आपने रिकवर किया, तो पता चला कि रिकवरी वो 9,000 करोड़ से भी कम है, 10%, 8% भी नहीं है। तो इसका मतलब वो जो कर्ज माफ होता है, वो माफी होता है, वो सब बड़े लोगों का होता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं, आज पूरे देश के किसान परेशान हैं, जो माइक्रो फाइनेंस से महिलाओं को कर्ज मिलता है, थोड़ा बहुत मिलता है, और एक जमाने में ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत इसलिए की गई थी कि देश में जो महाजनी कर्ज का फंदा है, इससे महिलाओं को, गरीबों को छुटकारा मिले, इससे बचाने के नाम पर। और आज स्थिति ये हो गई है कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देश में सबसे बड़ा महाजनी जो एक तरह से कारोबार शुरू हो गया है। और इस पूरे लॉकडाउन के दौर में जहां लोगों के पास कोई आमदनी नहीं है, पैसे नहीं आ रहे घर पे, लेकिन लोन वसूली के नाम पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के दलाल, उनके एजेंट, ये कंपनी वाले, बैंक वाले, वो आपके घर में पहुंच रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं। और इसीलिए ये मांग उठी है कि 31, अभी रिजर्व बैंक ने कहा था कि 31 अगस्त तक वसूली पर रोक है, लेकिन ये भी रिजर्व बैंक ने कहा, लेकिन नीचे आप देख लीजिए लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास कोई नोटिस नहीं आए। तो हमने ये मांग की है कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 2021 के 31 मार्च तक सारे छोटे कर्जदारों को, वो हमारी महिलाएं हो जो माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं, हमारे छोटे किसान हो, हमारे छात्र हो जिनको कोई लोन स्कॉलरशिप मिला है, लोन मिला है, वो हमारे सारे मध्यम वर्ग के वो तमाम लोग जिनकी इस समय आमदनी घट रही है, लेकिन अगर होम लोन लेके आपने कहीं घर खरीद लिया, कहीं आपने कोई स्कूटर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली एक लोन लेकर के, और आपको उसका ईएमआई भरना है, बहुत मोटी रकम, अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो ये सारे कर्ज वसूली पर, ईएमआई भरने पर 31 मार्च 2021 तक संपूर्ण रोक लगे। और इस मांग को लेकर के 13 अगस्त पूरे देश के पैमाने पर कर्जा मुक्ति दिवस, कर्ज से आजादी, ये मांग उठ रही है। और इसको भी हम पूरे देश में बहुत मजबूती के साथ इस आवाज को भी बुलंद करें। तो हम तमाम लोगों से जरूर कहेंगे कि बिहार लोकतंत्र के लिए, कुछ लोगों के लिए वो लगता है कि ये दमन का, एक तरह से सामाजिक अन्याय का, उत्पीड़न का प्रयोगशाला है, लेकिन हमारे लिए तो हमेशा हमेशा आजादी के लिए लड़ाई का ये गढ़ है। लोगों के अधिकार के लिए, लोकतंत्र के प्रयोग के लिए, जनता की भागीदारी के लिए, जन आंदोलन के लिए ये प्रयोगशाला है। और इस प्रयोगशाला में हम बिल्कुल अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, सतर्कता के साथ और साथ साथ बिल्कुल एक सजग रह करके
हम अपना पूरे मतदान के अधिकार का भी प्रयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी बिल्कुल तैयारी करें, घर घर में तैयारी करें और इस चुनाव को, पिछली बार इन्होंने जनादेश पर डाका डाला, जनादेश को लूटा, इस बार आपको गद्दारों को बिल्कुल सबक सिखाना है, अपने लिए इस चुनाव का इस्तेमाल करना है। इस कोविड के दौर में भी अपने हित के लिए, गांव के लिए, गरीबों के लिए, लोकतंत्र के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए हमें इस चुनाव का बिल्कुल इस्तेमाल करना है। और हम तमाम लोगों से कहेंगे कि बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए इस कोविड के दौर में एक ऐसा संदेश बिहार से निकले कि कोविड के दौर में हम जो लोग हमें तंग कर रहे हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, पूरे लोगों के ऊपर इस समय सिर्फ पुलिस जुल्म, दलितों पर उत्पीड़न आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में गुना में किस तरह से दलितों पर हमला किया गया, आप देख रहे हैं कि दरभंगा में हमारे एक छोटी बच्ची के साथ, ज्योति कुमारी के साथ किस तरह से बलात्कार करके हत्या कर दी गई और उनके परिवारजनों को लाश तक नहीं दी जा रही है। तो किस तरह से हमारे ऊपर, गरीबों के ऊपर हमले तेज हुए हैं। इसलिए ये चुनाव बदल डालने का, बिहार को आगे बढ़ाने का है और इस दौर में सतर्क रह करके और बिल्कुल सजग रह करके हम लोग अपने पूरी संगठित होकर के इस दिशा में काम करेंगे। और आप सभी लोगों से इस बात के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत डिजिटल के चक्कर में बहुत देर हुई, जो हम लोगों ने सोचा था कि स्ट्रीम यार्ड से ये बात हो पाएगी, किसी कारण से वो मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए बहुत देर हुई। हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि अगर इतना छोटा एक डिजिटल प्रयोग में इतनी ज़बरदस्त अगर दिक्कत आ रही है। कल चुनाव आयोग से हम लोगों की 4:30 बजे मीटिंग थी। चुनाव आयोग इस मामले में हमने देखा कि सावधानी बरती। 3:30 बजे एक ट्रायल दिया गया, 3:30 बजे एक ट्रायल मीटिंग हुई, अब तब जाकर के 4:30 बजे कुछ हम लोगों की बात हो पाई। तो अगर इस लेवल पर इतनी दिक्कतें हैं, तो बिहार में जो लोग कह रहे हैं कि हम डिजिटल चुनाव करवा लेंगे और डिजिटल रैली कर लेंगे, डिजिटल प्रचार कर लेंगे, उनका मनसा क्या है आप समझ सकते हैं। और इसीलिए हम बिल्कुल चाहते हैं डिजिटल का इस्तेमाल जरूर हो, डिजिटल के प्रयोग में भी बिहार पीछे नहीं रहेगा, लेकिन सबसे पहले जनता, सबसे पहले जनता के अधिकार, जनता के पूरे अपने लोकतांत्रिक अधिकार और जनता के अरमान, इसके साथ जनता की भागीदारी के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है। चुनाव जन भागीदारी के साथ और जनता की दावेदारी की